हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछली 3 वीडियो में 4 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बचे मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा 5वां मौलिक अधिकार है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, या आर्टिकल 29 और 30 में है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे संरक्षण रखने का अधिकार होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है और संस्कृति है। लिपि का मतलब जैसे देवनागरी लिपि होती है, अरबी लिपि होती है, फारसी लिपि, तो विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, उनसे संरक्षण रखने का अधिकार होगा। और राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि कोई भी शिक्षा संस्थान है जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, या जिस भी शिक्षा संस्थान को राज्य सहायता दे रहा है, वहाँ पर किसी भी नागरिक को प्रवेश के समय या प्रवेश लेते समय धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। और अल्पसंख्यक, हमने कहा अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो, तो इन संरक्षण भी जरूरी है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? संरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनकी संख्या कम है। यदि इनकी लिपि, भाषा, संस्कृति का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये धीरे धीरे लुप्त भी हो सकती हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आइए, अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा। इसका मतलब समझते हैं। धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसका अर्थ है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो सदस्य हैं, वो अपनी धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उन्हें बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान हैं, उनकी भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उन्हें बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं अल्पसंख्यक किसे कहेंगे। एम पाई फाउंडेशन केस 2002 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु 2 आधार बताए गए, राष्ट्रीय और प्रांतीय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु 2 आधार बताए गए, राष्ट्रीय और प्रांतीय। अल्पसंख्यक वर्गों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 आधार बताए, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है। और अल्पसंख्यक में कौन कौन आएंगे? मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब किस में आएंगे? अल्पसंख्यक में, क्योंकि इनकी राष्ट्रीय स्तर पर संख्या जो है या जनसंख्या जो है वो कम है, और हिंदू की राष्ट्रीय स्तर पर संख्या ज़्यादा है तो इन्हें हिंदू को बहुसंख्यक कहा गया। और प्रांतीय स्तर पर जैसे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है तो यहाँ पे मुस्लिम जो हैं बहुसंख्यक में आएंगे और यहाँ पे हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक में आएंगे। नोट, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ध्यान रखना, अल्पसंख्यक जो शब्द है संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अल्पसंख्यक संस्था किसे कहेंगे, जो बार बार चर्चा रही अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया है, कहा है किसी राज्य में अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? किसी राज्य में अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों द्वारा बनाई गई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होगी, लेकिन वह संस्था 2 कसौटियों को
पूरा करे। कितनी कसौटियों को? 2 कसौटियों को पूरा करे। पहली कसौटी यह है कि वह अल्पसंख्यक संस्था जो अपने समुदाय की भाषा या उसके धर्म के संरक्षण का प्रयास करती हो, और दूसरी कसौटी है वह अल्पसंख्यक संस्था जो उस अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराती हो। जब कोई संस्था इन दोनों कसौटियों को पूरा करेगी तो वह अल्पसंख्यक संस्था होगी। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य अल्पसंख्यक संस्था स्थापित कर लें और वहाँ पे अनैतिक कार्य करें। यदि राज्य उस संस्था की जांच करवाता है और पाता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं हो रहा है तो राज्य उस संस्था पर कार्यवाही भी कर सकता है। और जो बार बार चर्चा रही, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना और उनका शासन करना। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक सदस्य अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्था खोलकर उस शिक्षा संस्था के प्रशासनिक निकाय में प्रशासन तो करेंगे, लेकिन प्रशासनिक निकाय में अयोग्य व्यक्ति को रख लें। जो अध्यापन कार्य है उसमें अयोग्य अध्यापक को रख लें। जो बच्चे हैं उनमें अयोग्य बच्चों का एडमिशन ले लें। ऐसा नहीं हो सकता। प्रशासनिक निकाय में अपनी रुचि के अनुसार योग्य व्यक्तियों को रखना होगा। वो अपनी रुचि के अनुसार रखेंगे, अपनी रुचि के अनुसार रखेंगे, लेकिन वहाँ पे योग्य व्यक्ति ही होना चाहिए। अध्यापन कार्य के लिए अपनी रुचि के अनुसार योग्य व्यक्तियों को रखना होगा और अपनी रुचि के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा, लेकिन योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देना होगा। तो प्रशासनिक कार्य में योग्य व्यक्तियों को रखना होगा, अध्यापन कार्य में योग्य व्यक्तियों को रखना होगा और विद्यार्थियों में योग्य विद्यार्थी को का ही प्रवेश लेना है। ये सब अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन योग्य व्यक्तियों को रखना होगा। अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों को अपनी रुचि के अनुसार संस्था स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन उस संस्था में जो लोग होंगे वो योग्य होने चाहिए। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में हमारे मूल अधिकार में नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 के अनुसार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। न्यायालय कितनी प्रकार की रिट जारी करके? 5 प्रकार की रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय हमारा मौलिक अधिकार लागू करवाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये छोटे छोटे एग्जामों में सीधे पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा को कौन से आर्टिकल को कहा है। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। आइए अब 5 प्रकार की रिट के बारे में समझ लेते हैं कि 5 प्रकार की रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार को कैसे लागू करवाता है। पहली प्रकार की रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता को यह आदेश देता है कि वह बंदी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके, और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो, जिसको बंदी किया गया है विधि सम्मत न हो, तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी कर सकता है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करेगी। आपको जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है उस पर विचार करेगी। यदि बंदीकरण विधि सम्मत नहीं होगा, यदि जिस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया है वह विधि सम्मत नहीं है, तो आपको मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
तो न्यायालय आपको मुक्त करने का या छोड़ देने का आदेश जारी कर देगा। या लोक अधिकारी या निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। लोक अधिकारी मतलब सरकारी व्यक्ति जो हैं, और निजी व्यक्ति जो आम जनता है। तो यह लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है। तीसरी रिट है परमादेश। यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। किसके विवेकाधीन है? न्यायालय विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी या सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया। मान लीजिए किसी अधिकारी ने किसी कार्य को करने से इनकार कर दिया है जिस कार्य के लिए उसकी नियुक्ति हुई है, तो न्यायालय उसको ये कह सकता है कि आप उस कार्य को करने के लिए बाध्य हैं। नोट, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं है। परमादेश जो रिट है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं है। तीसरी रिट है प्रतिषेध। यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। यदि कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी करके उसको रोक सकती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करें। चौथी रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट में भी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन को रोका जाता है। तीसरी रिट और चौथी रिट एक समान है, तो आइए समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। तो प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब कार्यवाही चल रही हो और उसको रोकना है। उत्प्रेषण रिट तब जारी किया जाता है जब कार्यवाही समाप्त हो गई है, निर्णय आ गया हो, तो उसको समाप्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। पांचवी रिट है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और उसका दावा कानून सम्मत नहीं है तो उसे उसके पद से हटा देता है। इसका अर्थ हुआ कोई व्यक्ति लोक या सरकारी पद पर है, उसकी किसी व्यक्ति ने शिकायत की कि यह जिस पद पर है वह उस पद के योग्य नहीं है, तो न्यायालय उसकी वैधता की जांच करेगा। यदि उसकी योग्यता कानून सम्मत नहीं है तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों और साथ ही साथ अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर या अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हमने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 12, 13, 33, 34 और 35 के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। मौलिक अधिकार खत्म होते ही इससे संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न हल करवाए जाएंगे, जिससे आपको यह जानकारी हो जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी दिशा सही है कि गलत। और साथ ही साथ एक स्पेशल क्लास यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित ली जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।